आइए आज नियो क्लासिकल जो है, नियो क्लासिकल मूवमेंट या नियो क्लासिकल एज या नियो क्लासिसिज्म इसको देखते हैं। तो नव क्लासिक युग इसका मतलब होता है। तो क्वेश्चन आपसे जो आ सकता है पेपर में, तो राइट ए नोट ऑन नियो क्लासिकल मूवमेंट। नियो क्लासिकल मूवमेंट मतलब युग, ठीक है। नियो क्लासिकल युग के ऊपर एक टिप्पणी लिखो इन इंग्लिश लिटरेचर में। नियो क्लासिकल मूवमेंट पर एक टिप्पणी लिखो, या फिर राइट ए नोट ऑन द नियो क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में नियो क्लासिसिज्म पर एक टिप्पणी लिखो। तो नियो क्लासिसिज्म के नाम से आए या नियो क्लासिकल के नाम से आए, आपको ये आंसर लिखना है। कंफ्यूज नहीं होना कि नियो क्लासिसिज्म क्या है, नियो क्लासिकल क्या है। क्लियर, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूरा लिखना है जितना बताया जा रहा है, नहीं तो फिर आपको जो है इसमें से शॉर्ट में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। तो इंट्रोडक्शन होगा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहले हेडिंग आप इंट्रोडक्शन डालेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के साहित्य में द पीरियड ऑफ ओवर 100 ईयर्स, द पीरियड समय ऑफ ओवर 100 ईयर्स, एक साल से अधिक का समय, फ्रॉम 1660 टू 1789, 1660 से 1789 तक का, इज वेरियसली कॉल्ड, या ठीक है वेरियसली कॉल्ड, या विभिन्न प्रकार से कहा जाता है ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज कहा जाता है, द क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्लियर, कलात्मक युग, आर द सूडो क्लासिकल एज भी इसी का नाम है, आर द एज ऑफ नियो क्लासिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म का युग, इतने नाम से जाना जाता है 1660 से 1789 का युग यानी समय। क्लियर, तो एक बार फिर बता रहे हैं, इंग्लिश के इतिहास में, इंग्लिश साहित्य के इतिहास में 1660 से 1789 ये एक साल से अधिक का समय विभिन्न नामों से जाना जाता है। वेरियसली मतलब विभिन्न प्रकार से जाना जाता है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जिसमें कौन कौन से नाम हैं, ऑगस्टन एज, क्लासिकल एज, सूडो क्लासिकल एज या द एज ऑफ नियो क्लासिसिज्म, इतने नामों से जाना जाता है। इन नामों में से किसी के ऊपर अगर लिखने के लिए आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नियो क्लासिसिज्म, सूडो क्लासिकल एज, द क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज, किसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा छोटा क्वेश्चन, तो आपको इसी में से बताना है। क्लियर, सब एक ही चीज़ है, इसलिए छोटा क्वेश्चन किसी के नाम से पूछा जा सकता है। बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन में नियो क्लासिकल या नियो क्लासिसिज्म के नाम से आएगा। तो ये ना कन्फ्यूज होना कि अब ये क्या पूछ लिया, सब एक ही है। द टर्म, अब देखिए आगे इसका मीनिंग पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है। आप नियो क्लासिसिज्म ये सब पूछ लेगा, तो आपको यहाँ से लिखना द टर्म नियो क्लासिसिज्म। नियो क्लासिसिज्म टर्म माने शब्द, मीन्स माने अर्थ। नियो क्लासिसिज्म का शब्द, नियो क्लासिसिज्म का अर्थ होता है द रिवाइवल ऑफ द क्लासिसिज्म। रिवाइवल माने होता है पुनर्जन्म, ऑफ क्लासिसिज्म माने उच्च कोटि की कला, उच्च कोटि की कला का पुनर्जन्म। क्लियर, तो मतलब जो ग्रीक और रोमन की जो कला थी उच्च कोटि की, उसका पुनर्जन्म हुआ। मतलब वो लिखा तो गया था लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं रहा था। तो जब ये लोग राइटर खूब जम के उस पर रचनाएं किए तो सब लोग उसको पढ़े, उसकी तरफ पूरा ध्यान दिए, तो एक हिसाब से उसका पुनर्जन्म हुआ। द वर्ड नियो, नियो शब्द का मीन्स माने अर्थ होता है न्यू, नया, रिवाइव्ड माने पुनः जीवित किया गया। तो मतलब नियो का अर्थ क्या होता है, नया या पुनर्जीवित किया गया। नियो क्लासिसिज्म में नियो का क्या अर्थ होता है, नया या पुनर्जीवित किया गया। एंड नियो क्लासिसिज्म, और नियो क्लासिसिज्म रिफर्स माने ये संदर्भित करता है या वर्णन करता है टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म के रिवाइवल माने होता है पुनर्जन्म को। क्लियर, और नियो क्लासिसिज्म के पुनर्जन्म को क्या किया, को संदर्भित करता है, इसी का वर्णन करता है। क्लियर, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में नियो क्लासिसिज्म के पुनर्जन्म को संदर्भित करता है 18वीं सेंचुरी में। ठीक है, प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्लासिसिज्म के पुनर्जन्म को संदर्भित करता है। द लीडर्स ऑफ क्लासिकल मूवमेंट, क्लासिकल मूवमेंट के नेता मेड ए ग्रेट लिटरेरी कैंपेन, ने एक महान, ग्रेट मीन्स महान या बड़ा, एक बड़ा साहित्यिक कैंपेन माने होता है मुहिम या अभियान। क्लियर, एक बड़ा जो है साहित्यिक अभियान चलाए या आंदोलन चलाए। ठीक है, कैंपेन माने अभियान, आंदोलन, मुहिम। क्लियर, ये चलाए। इन फेवर ऑफ क्लासिसिज्म, क्लास इन इंग्लिश, इन लिटरेचर, लिटरेचर में क्लासिसिज्म के पक्ष में। ठीक, तो हमारा क्या पॉइंट निकल गया है,
कि क्लासिकल मूवमेंट के जो नेता लोग थे, उन्होंने जो क्लासिकल मूवमेंट के जो नेता लोग थे, मतलब अगुआ लोग थे जो इसको फॉलो करने वाले थे, तो वो जो है लिटरेचर में क्लासिसिज्म के पक्ष में एक बड़ा साहित्यिक आंदोलन चलाए। ठीक, कि भाई इसको हमको पुनर्जीवित करना है, खूब लिखना है इस पर। ठीक है, अब देखिए मतलब हम देखते हैं हेडिंग अगला, काजेज ऑफ द इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म के आविर्भाव के कारण, ठीक है, इमरजेंस माने आविर्भाव या अभ्युदय, कोई चीज़ उभर कर सामने आना, क्लियर, उसी कहते हैं इमरजेंस। ठीक, तो न्यू क्लासिसिज्म के आविर्भाव के कारण, तो कैसे इसका आविर्भाव हुआ, ये कैसे आया प्रचलन में, खूब इसका विकास हुआ, तो इसको देखते हैं। इंस्पायरेशन फ्रॉम न्यू क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म से प्रेरणा केम आई फ्रॉम द फ्रेंच क्लासिसिज्म, फ्रांस के क्लासिसिज्म माने भाई उच्च कोटि की कला, ऑफ द लेट 17th सेंचुरी, लेट माने बाद, 17वीं शताब्दी के बाद वाले दशक के, मतलब पीरियड के, क्लियर। तो हो जाएगा न्यू क्लासिसिज्म के लिए प्रेरणा लेट 17वीं शताब्दी के फ्रेंच क्लासिसिज्म से आई। इन इंग्लैंड में इट्स साइकोलॉजिकल एटमॉस्फियर, इसका मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है, एटमॉस्फियर माने वातावरण, वाज प्रिपेयर्ड बाय द थॉट्स ऑफ विलियम टेम्पल, वाज प्रिपेयर्ड माने तैयार किया गया, बाय द थॉट्स माने विचार से, ऑफ विलियम टेम्पल के, जॉर्ज हैलिफैक्स के, एंड जॉन लॉक, और जॉन लॉक के द्वारा। तो हो जाएगा इंग्लैंड में इसका मनोवैज्ञानिक वातावरण विलियम टेम्पल, जॉर्ज हैलिफैक्स और जॉन लॉक के विचारों द्वारा तैयार किया गया। इट्स लिटरेरी ग्राउंड, इसकी साहित्यिक ग्राउंड मतलब भूमि, वाज प्रिपेयर्ड मतलब कि तैयार की गई, बाय जॉन ड्राइडन के द्वारा। इसकी साहित्यिक भूमि जो है वो साहित्य रूपी भूमि, ठीक ना, वो जो है जॉन ड्राइडन के द्वारा तैयार की गई, क्लियर, कि जिसमें ये फले फूले। ठीक, द फिलॉसफी ऑफ रीजन, तर्क का दर्शन शास्त्र, एंड द राइज माने उत्थान, ऑफ द मिडिल, ठीक है, ऑफ द मिडिल क्लासेज होगा आगे, तो और मध्य वर्ग के, ठीक है, का उत्थान, मध्य वर्ग का उत्थान, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि द फिलॉसफी ऑफ रीजन एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लासेज, तर्क का दर्शन शास्त्र और मध्य वर्ग का उत्थान, गेव ए ग्रेट सपोर्ट टू इट्स इमरजेंस, गेव माने दिया, ए ग्रेट सपोर्ट एक बड़ा समर्थन, सपोर्ट मतलब समर्थन या सहारा दिया, टू इट्स इमरजेंस इसके आविर्भाव को, क्लियर। तो यह कह रहे हैं कि मध्य वर्ग के जो है उत्थान ने इसके जो है आविर्भाव को एक बड़ा सहारा दिया। देन बाय 1702, फिर 1702 के द्वारा या 1702 तक, 22 तक भी होता है, देर वाज क्लासिकल एटमॉस्फियर, एक कलात्मक जो है एटमॉस्फियर माने वातावरण, इन द मिडिल क्लास, मध्य वर्ग में, इंग्लिश माइंड, अंग्रेज दिमाग में, ठीक है। कह रहे हैं कि फिर जो है 1712 तक अंग्रेज दिमाग, ठीक है, मध्य वर्ग के अंग्रेज दिमाग में कलात्मक वातावरण हो गया था। ठीक, अगला हेडिंग देखते हैं। तो द पायनियर्स माने अगुआ होता है, इसके जो कौन कौन से अगुआ थे, ठीक है, पायनियर्स थे, मतलब हु आज पायनियर्स ऑफ न्यू क्लासिसिज्म पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्लियर। तो आपको बताना पड़ेगा, डिफो थे, डिफो इनका पूरा नाम डेनियल डिफो है, स्टील थे, एडिसन थे, ठीक ना, अब रिचार्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, ये सब, ठीक है। तो आपको इतना शॉर्ट बताना है, डिफो, स्टील, एडिसन, हेडिंग डाल दो, पायनियर्स इसके अगुआ हैं, इसमें बताओ, पढ़ोगे अभी डिटेल जानोगे सबका नाम, ठीक है ना। देन फिर केम इन पायनियर्स माने अगुआ या प्रारंभिक नेता, ऑफ न्यू क्लासिसिज्म के, फिर न्यू क्लासिसिज्म के अगुआ लोग आए, यानी कि मतलब प्रारंभिक नेता लोग आए जो पहले शुरुआत किए थे। वे थे, कौन कौन से थे, डेनियल डिफो थे, रिचार्ड स्टील थे, एंड जोसेफ एडिसन थे। तो इनका नाम आपको याद कर लेना पड़ेगा, तीनों लोगों का, क्लियर, क्योंकि नेम एनी टू राइटर्स, टू, ठीक है, राइटर्स हु वर पायनियर्स ऑफ न्यू क्लासिसिज्म में, किसी दो का नाम बताओ जो पायनियर्स थे, क्लियर।
क्लासिसिज्म एज के। क्लियर? तो कम से कम 2 लोगों का 2 नंबर वाले में पूछ सकता है, इसलिए 3 लोग थे, तीनों का याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी पूछे बता सकते। दे बिलोंग टू द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ क्लासिकल पीरियड, वे क्लासिकल पीरियड के बहुत पहले ही साल से जो है क्या संबंध रखते थे। वेरी फर्स्ट ईयर मतलब एकदम पहले ही साल से, वेरी मतलब बहुत नहीं होगा, बात पर जोर देने के लिए वेरी लगाता है, जैसे ऑन द वेरी डे, उसी दिन, द वेरी फर्स्ट ईयर माने पहले ही साल। क्लियर? बात पर जोर देने के लिए वेरी लग जाता है। ठीक, तो दे बिलोंग टू द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ क्लासिकल पीरियड, वे माने क्लासिकल पीरियड के पहले ही साल से संबंध रखते हैं। क्लियर? मतलब जब से क्लासिकल पीरियड शुरुआत हुआ तब से ये संबंध रखते हैं, तभी तो इनको पायनियर्स कहा जाता है, अगुआ कहा जाता है, प्रारंभिक नेता कहा जाता है। विच इज टेकन टू डेट फ्रॉम 1602, जिसकी डेट जो है ली जाती है 1702 से। ठीक है, 1702 से ली जाती है, मतलब तब से इसका क्लासिसिज्म का शुरुआत हुआ। डिफोज क्लासिकल पोएट्री, डिफो की कलात्मक पोएट्री काव्य केम इन 1701, 1701 में आया। तो इट इज इंटाइटल, इसका इंटाइटल था द ट्रू बार्न, सच्चा जन्म। इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश मैन माने अंग्रेज। क्लियर? सच्चा जन्म लिया हुआ अंग्रेज, यह सच्चा जन्मा अंग्रेज। क्लियर? सच्चाई के लिए जन्म नहीं, ट्रू बार्न, ठीक है, इंग्लिश मैन। हिज पेपर ऑफ क्रिटिसिज्म, उसका क्रिटिसिज्म का पेपर जो है, पेपर मतलब न्यूज़ पेपर वगैरह, द रिव्यू, ठीक है, रिव्यू इनका पेपर था, क्लासिसिज्म पर लिखा हुआ इनका पेपर था, क्या उसका नाम था? रिव्यू, द रिव्यू। कंटिन्यूड फ्रॉम 74 टू 1713, मतलब ये पेपर इन्होंने जारी रखा था, कब तक लिखना? 1704 से 1713 तक लिखना जारी रखा। जैसे पेपर नहीं होता, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सब। क्लियर? उस तरह से ये भी अपना लिखता था, मतलब पेपर पत्रिकाएं ये लोग भी लिखते थे। स्टील एंड एडिसन, स्टील और एडिसन लोग जो है पब्लिश्ड, प्रकाशित किए पीरियडिकल जर्नल्स, माने पीरियडिकल जर्नल्स माने पत्रिकाएं होती है, पाक्षिक पत्रिकाएं इसका अर्थ होता है। क्लियर? पाक्षिक पत्रिकाएं, मतलब पीरियड के हिसाब से वो पत्रिका, जर्नल्स मतलब पत्रिका, ठीक है, लिखते थे। बहुत सी पत्रिका मैगजीन नहीं लिखी जाती है मार्केट में भाई। द फर्स्ट जर्नल, पहली पत्रिका, जर्नल मतलब यह पत्रिका होगा, पहली पत्रिका वाज द टाटलर, क्या थी? टाटलर थी। तो एंड द सेकंड, दूसरी स्पेक्टेटर, ठीक है, स्पेक्टेटर थी, और 1711 से 12 में लिखे थे, टाटलर 1709। ये जोसेफ एडिसन और स्टील दोनों का मतलब मिश्रित वर्क था। आप ये सेकंड में पढ़े भी, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील का, द स्पेक्टेटर क्लब। क्लियर? तो भाई देखिए द स्पेक्टेटर आया। द क्लासिकल पोएट्री भी ये लिख लो, ठीक। अगली हेडिंग है द क्लासिकल पोएट्री इट्स मैनिफेस्टो, कलात्मक जो है काव्य या उच्च कोटि के काव्य जो है, इट्स मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो माने होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा होगा, इसलिए इसको मैनिफेस्टो का नाम दिया गया। क्लियर? अब देखिए इंग्लिश क्लासिकल पोएट्री ऑफ द एज, इस युग की अंग्रेजी कलात्मक काव्य वाज प्रोड्यूस्ड, को उत्पन्न किया गया बाय अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। हिज फर्स्ट पोएम द पास्टोरल्स, उनकी पहली कविता पास्टोरल्स केम आउट इन 1709, 1709 में प्रकाशित हुई। केम आउट मैंने प्रकाशित होना। हिज पोएम एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, उनका काव्य जो है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसका है ये? अलेक्जेंडर पोप का, ठीक है। पास्टोरल्स भी है और एस्से ऑन क्रिटिसिज्म भी है। वाज पब्लिश्ड इन 1711, 1711 में प्रकाशित हुआ था। इट में बी कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इसे क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्लियर? तो इट लेड डाउन, ठीक है, इसे लेड डाउन मतलब निर्धारित करना, इसने निर्धारित किया। लेड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है निर्धारित करना। द प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत ऑफ क्लासिकल कंपोजिशन, क्लासिकल रचना के, इसने क्लासिकल, ठीक है, कंपोजिशन मतलब लेख या रचना के सिद्धांत को क्या किया? लेट डाउन, निर्धारित किया। एंड क्रिटिसिज्म माने आलोचनावाद, क्लासिकल रचना और आलोचनावाद के सिद्धांत को निर्धारित किया कि हाँ इस तरह से क्लासिकल रचना करना है और उसके यही समालोचना उसमें इस तरह से होनी चाहिए।
हाँ, पोप्स एडवाइज टू बडिंग नोट्स, बडिंग पोएट्स। पोप्स एडवाइज माने पोप की सलाह, टू बडिंग माने होता है होनहार या नवीन जो, ठीक है, होनहार कवियों के लिए पोप की जो सलाह थी। एंड क्रिटिक्स, होनहार कवियों, क्रिटिक्स माने आलोचकों, पोप की जो है होनहार कवियों और आलोचकों के लिए सलाह वाज एज फॉलोज, निम्नलिखित थी। एज फॉलोज माने होता है निम्नलिखित थी। तो आप चलिए देखते हैं कि पोप ने होनहार कवियों और आलोचकों को क्या सलाह दिया था। तो कहते थे कि पहले इनकी सलाह ये थी कि फर्स्ट फॉलो नेचर, पहला जो है, पहले फॉलो माने पालन करो, नेचर माने काव्य के स्वरूप, पहले काव्य के स्वरूप का पालन करो यानी अनुसरण करो। योर जजमेंट फ्रेम, फिर उसी हिसाब से अपने जजमेंट को फ्रेम माने बनाओ। बाय हर, उनके द्वारा जस्ट स्टैंडर्ड इज द सेम, ठीक है, जस्ट इन स्टैंडर्ड, जो तुरंत जो है स्टैंडर्ड माने जो उनका स्तर है, इज द सेम, वह ठीक वैसा ही होता है। ये इनकी सलाह थी, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्लासिज्म, अगली हेडिंग है न्यू क्लासिज्म के सिद्धांत। तो देखते हैं क्या सिद्धांत इसके, ये पूछा इसका, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लासिज्म के सिद्धांत लिखो, ठीक। तो आप देखते हैं क्या क्या सिद्धांत लिखना है आपको। द पोएट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप लेड डाउन, मैंने निर्धारित करना या स्थापित करना। द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिज्म, तो पोप अलेक्जेंडर पोप की जो है काव्य ने जो है क्लासिसिज्म के निम्नलिखित सिद्धांतों को स्थापित किया, क्लियर, या निर्धारित किया। पहला सिद्धांत क्या स्थापित किया था उन्होंने, निर्धारित किया था। द थीम ऑफ पोएट्री, पोएट्री की विषय वस्तु शुड बी सिंपल, सरल होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन होनी चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए, बट रिफाइंड मतलब शुद्ध या परिमार्जित, क्लियर होना चाहिए। सुसंस्कृत भी होता है रिफाइंड माने, क्लियर, सुसंस्कृत होना चाहिए, मतलब एकदम सभ्यता उसमें रहनी चाहिए, क्लियर। तो हाँ, तो रिफाइंड सुसंस्कृत होना चाहिए। पोप डिस्क्राइब्ड इट एज, पोप ने इसे वर्णन किया एज माने के रूप में, किस रूप में वर्णन किया, उस रूप में वर्णन किया। व्हाट आफ्ट वाज थॉट, आफ्ट मीन्स ऑफ्टन, प्रायः, जो प्रायः सोचा जाता था, क्लियर। तो पोप ने इसे प्रायः सोचे जाने, ठीक है, जो प्रायः सोचा जाता था उसी रूप में वर्णन किया। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है देखते हैं। द पोएटिक डिक्शन शुड बी, माने पोएटिक डिक्शन माने काव्य में जो है, डिक्शन माने शब्द शैली, जो शब्दों का चयन होता है उसी को डिक्शन कहते हैं, क्लियर। सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड डिक्शन, क्लियर। किस तरह के शब्दों का हम चयन करते हैं, लिखते हैं, उस यूज करते हैं, उसको डिक्शन कहा जाता है। तो पोएटिक डिक्शन माने काव्य में शब्दों का चयन जो है, शुड बी सिंपल, वह सरल होना चाहिए। चेस्ट माने पवित्र होना चाहिए, उलझुल शब्द को नहीं लिखना चाहिए। एंड रिफाइंड माने सुसंस्कृत होना चाहिए। द पोएटिक इमेजिनेशन, काव्य कल्पना शुड बी होनी चाहिए। कट डाउन माने नीचे, कट डाउन में तो नीचे करना, नीचे गिराना। तो काव्य कल्पना जो है नीची रहना चाहिए। टू द लेवल ऑफ पोएटिक फैंसी, काव्य कल्पना, ठीक है, पोएटिक माने काव्य की, फैंसी माने कल्पना। तो काव्य की जो कल्पना है तो वो जो है कविता की कल्पना के स्तर के हिसाब से नीचे रहना चाहिए। नहीं कि ऐसी ऐसी कल्पना कर लें तो विश्वास ही ना हो, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई कल्पना भी नहीं करना चाहिए इनके हिसाब से, वो थोड़ा सा लेवल उसका नीचे रहना चाहिए, क्लियर। सो पोएटिक इमेजेस, इसलिए पोएटिक इमेजेस मतलब चित्र या प्रतिरूप, जो काव्य के जो प्रतिरूप हैं, ये तस्वीरें हैं, चित्र हैं, शुड बी प्लीजेंट, वह प्लीजेंट माने सुखद होनी चाहिए, सुख पहुंचाने वाली होनी चाहिए, क्लियर, जो तस्वीरें हो। रिफाइंड सुसंस्कृत होनी चाहिए। आर ऑफ क्लासिकल पोएट्स, अथवा ऑफ माने में से, क्लासिकल पोएट्स माने क्लासिकल कवियों के, ऑफ एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल के, अथवा प्राचीन काल के क्लासिकल कवियों में से होना चाहिए। चौथा सिद्धांत इन्होंने दिया, द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री का स्वरूप जो है मस्ट बी दोज, मस्ट बी माने होना चाहिए, दोज डिवाइज्ड, डिवाइज माने आविष्कार करना, उनके द्वारा, उनसे आविष्कार होना चाहिए। बाय द ग्रेट क्लासिक, जो महान ग्रंथों के द्वारा हो, मतलब काव्य का स्वरूप महान ग्रंथों के द्वारा ठीक है, आविष्कार करना चाहिए, उनके द्वारा आविष्कार करना चाहिए जैसे महान ग्रंथों में आविष्कार हुआ है, क्लियर। पांचवा है द मीटर ऑफ पोएट्री, पोएट्री का जो मीटर होता है, मीटर जिसमें आइएपिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ट्रेटामीटर, ये सब होता है ना, नाप तौल के पोएट्री को लिखा जाता है, क्लियर। कितने फुट होने चाहिए, कितने सिलेबस होने चाहिए, ठीक है, कितनी बड़ी लेंथ होनी चाहिए लाइन की, ठीक।
तो वही कह रहे हैं कि पोएट्री का जो मीटर होता है, मीटर मतलब पद होता है, ठीक है, शुड भी होना चाहिए आयम्बिक, आयम्बिक होना चाहिए। पोएट्री का मीटर कैसा मीटर होना चाहिए? आयम्बिक होना चाहिए, यानी आयम्बिक पेंटा मीटर में होना चाहिए। क्लियर? मतलब कि लघु गुणे दीर्घ पंच पदों वाला, उसको आयम्बिक कहते हैं। लघु दीर्घ स्वर वाला, आयम्बिक मतलब लघु दीर्घ स्वर वाला, उसमें एक लघु रहेगा और दीर्घ भी रहेगा। जिस पर हम कम जोर देते हैं वो लघु होता है, ज़्यादा जोर देके बोलते हैं वो सिलेबल, यानी शब्दखंड, एक बार में हम जितना शब्दों को बोलते हैं उसको सिलेबल कहते हैं, वो लघु दीर्घ होना चाहिए। पार्टिकुलरली विशेष रूप से पेंटामीटर होना चाहिए। पेंटामीटर मतलब 5 पदों वाला होना चाहिए, तो आयम्बिक पेंटामीटर तभी कहलाएगा। द वर्स फॉर्म माने काव्य का जो रूप होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए, शुड बी हीरोइक कपलेट, वह हीरोइक कपलेट होना चाहिए। हीरोइक मतलब होता है वीरता परक, कपलेट माने दोहा। कपलेट को कपल से आप कनेक्ट कर लें, कपल मतलब दो, ठीक है, तो कपलेट में 2 लाइन होती है। क्लियर? तो दोहा जिसको कहते हैं कि वर्ष यानी काव्य, काव्य का जो स्वरूप होना चाहिए वह हीरोइक कपलेट, वीरता परक दोहा में होना चाहिए। तो अगली विशेषता, इनका सिद्धांत अगला क्या है? द फिजिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री, काव्य का जो फिजिकल फॉर्म माने बाह्य रूप, ठीक है, फिजिकल माने शारीरिक, शारीरिक रूप मतलब बाह्य रूप इसको कहा गया। क्लियर? मस्ट भी होना चाहिए हाईली पॉलिश्ड, अत्यधिक पॉलिश्ड माने होता है चमक दमक पूर्ण होना चाहिए। क्लियर? मस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, एंड वेरी म्यूजिकल, और बहुत संगीतमय होना चाहिए। पढ़ने में उसमें लय निकलना चाहिए, संगीत में बोले राइम स्कीम होनी चाहिए। क्लियर? तुकबंदी होता है लास्ट में। द पर्पज ऑफ पोट्री, पोट्री का पर्पज उद्देश्य शुड भी होना चाहिए ह्यूमनाइजिंग, ह्यूमनाइजिंग माने होता है मानवता की भावना उत्पन्न करने वाला, एंड सटायरिकल, और व्यंग्यात्मक होना चाहिए। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं, द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, क्लासिकल विचारधारा की परंपरा के कवि। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री जो एक टर्म है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है स्टार्ट में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इससे आप क्या समझते हैं? क्लियर? तो व्हाट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री? क्लियर? तो मतलब ये क्या है, आप एक क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री कोई स्कूल नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है, कवियों का एक समूह था, क्लासिकल विचारधारा परंपरा के कवि उसमें थे, उन्हीं को नाम दे दिया गया क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ये एक टर्म है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। पोप फाउंडेड, फाउंडेड माने नींव डालना, स्थापना करना, एक क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, काव्य परंपरा की। पोप ने जो है काव्य परंपरा की, क्लासिकल काव्य परंपरा की क्या किया, नींव डाला। स्कूल ऑफ पोएट्री मतलब काव्य की परंपरा, ठीक है। ही वॉज द सेंट्रल फिगर, सेंट्रल फिगर माने केंद्रीय व्यक्ति थे, यानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इसमें से क्लासिकल ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री के। क्लियर? क्योंकि उन्होंने न्यू डाला, वो सेंट्रल फिगर थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बट अराउंड हिम, लेकिन उनके अराउंड हिम मतलब चारों ओर, उनके चारों ओर यानी उसके आसपास, देयर वेयर माइनर पोएट्स, ठीक है, देयर वेयर माइनर पोएट्स मतलब मामूली कवि थे। माइनर माने छोटे मोटे कवि, ना मामूली कवि भी थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। क्लियर? कम, बहुत ज़्यादा महान ना हो, ठीक है, मामूली हो लेकिन हो। तो देयर वेयर माइनर पोएट्स मतलब उनके चारों ओर या उनके आसपास मामूली कवि भी थे, छोटे मोटे कवि भी थे। चीफ ऑफ देम, उनमें से मुख्य वर थे स्विफ्ट, स्विफ्ट थे जिनका पूरा नाम है जोनार्दन स्विफ्ट, ठीक है ना, प्रायर थे, ग्रे थे। क्लियर? ये सभी लोग थे। दे प्रोड्यूस्ड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दे प्रोड्यूस वाले उन्होंने उत्पन्न किया, उन्होंने मतलब ये स्विफ्ट, प्रायर और गे, ये लोग जो उनके चारों ओर के थे मतलब माइनर पोएट्स थे, ठीक है ना, मतलब उनसे थोड़ा सा हल्का सा लेवल में कम है लेकिन हैं वो भी उसी के कवि। ठीक, तो कह रहे हैं कि दे प्रोड्यूस डिस्क्रिप्टिव, उन्होंने मतलब कि वर्णन, प्रोड्यूस मान रचा या उत्पन्न किया, रचना किया। डिस्क्रिप्टिव माने वर्णनात्मक, डायडेक्टिक मतलब शिक्षाप्रद, सटायरिकल माने व्यंग्यात्मक, पोएट्री माने काव्य। ऑन द एबव मेंशन्ड प्रिंसिपल्स, उपर्युक्त मेंशन माने चर्चा किए गए, प्रिंसिपल्स माने सिद्धांतों पर, आप नियो क्लासिसिज्म के। तो हो जाएगा उन्होंने, तो उपर्युक्त चर्चा किए गए नियो क्लासिकल के सिद्धांतों पर वर्णनात्मक, शिक्षात्मक, व्यंग्यात्मक काव्य को क्या किया, रचना किया, प्रोड्यूस किया, मतलब उसकी रचना किया, उत्पन्न किया। क्लियर? प्रोड्यूस मतलब यहाँ रचना करना हो जाएगा। देयर पोएटिक डिक्शन इज आर्टिफिशियल, उनका काव्यगत जो शब्द चयन है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब बनावटीपन है। क्लियर? दे फ्रीली बारोड वर्ड्स, वे स्वतंत्रता पूर्वक ढंग से बारोड वर्ड्स, शब्दों को उधार लिए, वर्ड मतलब लेना,
फ्रॉम मिल्टन, मिल्टन से लिए, एंड अदर ग्रेट क्लासिक्स, और अन्य महान ग्रंथों से लिए। ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे द लैंग्वेज ऑफ पोट्री, पोट्री की भाषा बीकेम कन्वेंशनल, परंपरागत हो गई। ठीक है, कन्वेंशनल परंपरागत। एंड पोएट्स वर ओब्लाइज टू यूज, और कवि जो है प्रयोग करने के लिए ओब्लाइज माने आभारी हो गए। स्टीड फॉर ए हार्स, घोड़े के लिए स्टीड शब्द का प्रयोग करने के लिए आभारी हो गए। ठीक ना। एंड डेल फॉर द वैली, ठीक है, और डेल का प्रयोग वैली, घाटी के लिए डेल का प्रयोग करने के लिए यूज हो गए। क्लियर। मतलब जैसे हार्स स्टीड माने क्या होता है, घोड़ा। आई एम जॉन द सेक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पावर में भी आया था, डार्क स्टीड ऑफ डिजायर। ठीक है, टू रेन डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इंटर्न पढ़े थे यूपी बोर्ड में। इच्छा रूपी काले घोड़े को लगाम लगा के रखना इज द सेक्रेट ऑफ पावर। क्लियर। तो मतलब स्टीड माने भी घोड़ा होता है, ये थोड़ा ओल्ड वर्ड है। ठीक ना। ठीक। हार्स, तो स्टीड का प्रयोग करने लगे थे ये लोग उस समय। डेल बैल माने भी घाटी होता, बैली माने भी घाटी, तो डेल थोड़ा ओल्ड वर्ड है। ठीक है, इसका प्रयोग ये लोग कर रहे थे। ठीक। द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोट्री रूल्ड, क्लासिकल स्कूल ऑफ पोट्री रूल्ड माने शासन की, फ्रॉम 1702 टू 1740। ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ पोट्री ने मतलब काव्य परंपरा के कवि जो लोग थे वो लोग 1702 से 1740 तक शासन किए। मतलब ये इस विचारधारा उतने समय तक चली। ठीक, 1740 तक। फिर एज ऑफ क्लासिसिज्म देखते हैं, अगली हेडिंग इस एज ऑफ क्लासिसिज्म। तो मान लिया व्हाट डू यू नो बाय द एज ऑफ क्लासिसिज्म, एज ऑफ क्लासिसिज्म से आप क्या समझते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, छोटा क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबके बारे में हो, क्योंकि 500 वर्ड में लॉन्ग आएगा, बाकी तो उससे छोटा आएगा 200 में, नहीं तो 50 वर्ड में। ठीक, तो 50 वाला आप और भी थोड़ा छोटा लिख सकते हो, जितना पूछा उतना क्लियर कर दो बस। क्लियर, टू द फैक्ट उसमें लिखना होगा, मैक्सिमम 50 तक। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन जितनी हेडिंग बताया गया सबके बारे में थोड़ी थोड़ी ही जानकारी रखोगे, तब भी आपका बेटर हो जाएगा। 500 वर्ड तक बना के आप लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, ना पूरा तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के समझ लो सबके अंदर क्या है, थोड़ी थोड़ी जानकारी याद कर लो, बाकी आप बना के लिख सकती हो, दिक्कत नहीं है। तो हाँ, देखते हैं अगला हेडिंग हमारा है जो एज ऑफ क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म के का युग। तो ये द एज ऑफ क्लासिसिज्म कंटिन्यूड अप टू 1740। तो क्लासिसिज्म का युग जो है 1740 तक कंटिन्यू मतलब निरंतर चलता रहा। इट वाज द एज ऑफ रीजन, या तर्क का युग था। फ्री रेशनल इंक्वायरी, स्वतंत्र ढंग से रेशनल माने तार्किक, इंक्वायरी माने पूछताछ का युग था। एंड बिटर सटायर, और घोर सटायर माने व्यंग का युग था। द स्पिरिट ऑफ सटायर, सटायर माने होता है व्यंग, व्यंग की भावना थी। इज प्रेजेंट इन एवरी लिटरेरी ठीक है कंपोजिशन, प्रत्येक साहित्यिक कंपोजिशन में रचना, प्रत्येक साहित्यिक रचना में विद्यमान थी। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ सटायर, व्यंग की आत्मा का, स्पिरिट भावना या आत्मा दोनों होता है। क्लियर, व्यंग की आत्मा जो है, व्यंग की भावना प्रत्येक साहित्यिक रचना में विद्यमान थी। इन प्रोज, प्रोज में पोट्री, ड्रामा, ड्रामा में इससे निबंध में, मेमोइर्स, ठीक है माने स्मृतियाँ, जो स्मृति लेख होते हैं उनको मेमोइर्स कहते हैं, इटीसी इत्यादि। तो कह रहे हैं कि व्यंग की भावना कहाँ कहाँ विद्यमान थी, प्रोज, पोट्री, ड्रामा, इससे मेमोइर्स में, इटीसी इत्यादि में विद्यमान थी। द राइटर नेम्ड द एज, राइटर लोग नेम्ड द एज, इस एज का नाम रखे अगस्त एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का अगस्त एज रखे नाम इसका। बाय 1745 1645 तक द एलिमेंट ऑफ सेंटिमेंट, मतलब इस भावना के तत्व, हैड इंटर्ड इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में इंटर्ड माने प्रवेश कर गए थे। इट वाज ड्यू टू रिएक्शन, या रिएक्शन के कारण था, अगेंस्ट द, ठीक है, कोल्ड थाट ऑफ न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म के कोल्ड थाट मतलब निर्जीव विचार। तो क्या न्यू क्लासिज्म के निर्जीव विचार के खिलाफ रिएक्शन, इन प्रतिक्रिया के कारण था। सून शीघ्र ही क्लासिसिज्म बिकेम ए डॉक्ट्रिनल, ठीक है, डॉक्ट्रिनल क्लासिसिज्म, शीघ्र ही यह क्लासिसिज्म हो गया एक डॉक्ट्रिनल माने सिद्धांत संबंधी, मत संबंधी जिसको कहते हैं, और क्लासिसिज्म माने क्लासिसिज्म वही कला, उच्च कोटि की कला। शीघ्र ही यह क्लासिसिज्म जो है मत संबंधी क्लासिसिज्म हो गई अंडर डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन के तहत, अंडर मिस के तहत। तो शीघ्र ही यह क्लासिसिज्म डॉक्टर जॉनसन के तहत डॉक्ट्रिनल, ठीक है,
यानी मत संबंधी या सिद्धांत संबंधी डॉक्ट्रिनल माने होता है। क्लासिज्म हो गई। द पोएट्स ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल परंपरा के कवि लुक्ड अपॉन, क्लियर, तो लुक्ड अपॉन माने मानते थे, जॉनसन को मानते थे, क्या मानते थे, एज द हेड ऑफ देयर स्कूल, अपने स्कूल का हेड माने मुखिया, क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि क्लासिकल परंपरा के जो कवि थे वो डॉक्टर जॉनसन को जो है अपने स्कूल का मुखिया मानते थे। बट लेकिन बाई 1749, लेकिन 1749 तक क्लासिसिज्म हैड बिकम ए सेट ऑफ रूल्स, क्लासिसिज्म हैड बिकम हो चुकी थी ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक विभाग हो चुका था। सेट माने यहाँ विभाग होगा, समूह भी होता है, क्लियर, नियमों का एक विभाग हो गया था। और किसका, रिसिप्ट्स माने ढंगों का, ठीक है, और डिवाइसेस माने विधियों का एक विभाग हो गया था। ग्रेजुअली धीरे धीरे इट्स चार्म, इसका आकर्षण डिसअपियर्ड माने गायब हो गया, एक्सेप्ट माने सिवाय या को छोड़कर, रिदमिक माने लयपूर्ण, म्यूजिक माने संगीत, धीरे धीरे लयपूर्ण संगीत को छोड़कर इसका जो है आकर्षण क्या हो गया, गायब ही हो गया, क्लियर। इसमें से बचा क्या, वह रिदमिकल म्यूजिक, लयपूर्ण संगीत बचा था, ठीक ना, बाकी सब इसका आकर्षण गायब हो गया। बाई 1770 तक इट हैड लॉस्ट ऑल इट्स अट्रैक्शन, ये अपना सभी आकर्षण खो दिया, एंड गेव वे टू अटैक ऑफ रोमांटिक एलिमेंट्स, और रोमांटिक तत्वों के हिसाब से लिखने के लिए रास्ता दे दिया। अटैक माने है लिखना, मतलब राइटिंग के द्वारा अटैक करना, ठीक है ना, क्लियर। तो और जो है ये रोमांटिक तत्वों को लिखने के लिए रास्ता दे दिया, उसके हिसाब से अटैक करने के, यानी लिखने के लिए रास्ता दे दिया, क्लियर। यानी कि 1770 के बाद, ठीक है, खत्म हुआ, फिर उसके बाद रोमांटिक तत्व सब लोग शामिल कर दिए लिखने के लिए, ठीक है। फिर जो है 1798 से पूरी तरह से रोमांटिक एज की कंप्लीटली शुरुआत हो गई थी, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड लिखा था, क्लियर। तो उसके रोमांटिक एज के वो पायनियर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, रोमांटिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। ये था क्लासिसिज्म, तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, फिर उसके बाद रोमांटिक एज आ जाएगा, उसको हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो निष्कर्ष आपको लिखना है, नहीं तो शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। 10 वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म रिफर्स, न्यू क्लासिसिज्म संदर्भित करता है टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म के पुनर्जन्म को संदर्भित करता है। इन अर्ली 18th सेंचुरी, प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में, क्लियर, यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिसिज्म लिटरेचर एंड लाइफ, न्यू क्लासिसिज्म के अनुसार लिटरेचर एंड लाइफ, साहित्य और जीवन, आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से ही संबंधित है। न्यू क्लासिसिज्म के अनुसार साहित्य और कौन, जीवन एक दूसरे से ही संबंधित हैं। सो बोथ ऑफ देम, इसलिए वे दोनों शुड बी मार्क्ड बाय ब्यूटी ऑफ फॉर्म, शुड बी मार्क्ड बाय के द्वारा चिन्हित होना चाहिए, मार्क्ड बाय में चिन्हित होना, बाय ब्यूटी माने सौंदर्य, ऑफ फॉर्म माने रूप, गुड टेस्ट माने अच्छी रुचि, ठीक है। ब्यूटी ऑफ फॉर्म माने बाह्य रूप में सौंदर्य, बाह्य रूप में सौंदर्य। तो कह रहे हैं कि इसलिए बोथ, सो बोथ ऑफ देम, इसलिए उन दोनों में शुड भी, उन दोनों में मतलब साहित्य में और जीवन में शुड भी होना चाहिए मार्क्ड बाय ब्यूटी ऑफ फॉर्म, माने बाह्य रूप में सौंदर्य चिन्हित होना चाहिए, क्लियर। इसलिए उन दोनों में बाह्य रूप में सौंदर्य चिन्हित होना चाहिए। गुड टेस्ट, अच्छी रुचि चिन्हित होना चाहिए। रेस्ट्रेंट माने नियंत्रण होना चाहिए। चैरिटी, चैरिटी माने शुद्धता होनी चाहिए। द नेचर ऑफ थिंग, किसी भी चीज़ की नेचर माने स्वरूप, शुड बी एग्जामिन्ड, उसमें एग्जामिन निरीक्षित होना चाहिए, उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए बाय रीजन, तर्क के द्वारा। विथ रिगार्ड टू लिटरेरी कंपोजिशन, साहित्यिक रचना के संदर्भ में, विथ रिगार्ड टू माने होता है के संदर्भ में। द राइटर शुड कीप इन माइंड, लेखक को ध्यान में रखना चाहिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म के सिद्धांतों को प्रेजेंट इन द वर्क्स ऑफ ग्रेट क्लासिक्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम, जो प्राचीन ग्रीक यानी यूनान और रोम के महान ग्रंथों में जो है प्रेजेंट है, विद्यमान है, क्लियर, उनको ध्यान में रखना चाहिए। फर्दर माने इसके अतिरिक्त, फर्दर माने के अतिरिक्त यहाँ होगा। द पर्पज ऑफ लिटरेचर, इसके अतिरिक्त साहित्य का उद्देश्य शुड बी करेक्टिव, सही मार्ग पर लाने वाला होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए लोगों को सही मार्ग पर लाए, ऐसी शिक्षा उसमें देना चाहिए। बट बाय 1770, लेकिन 1770 तक न्यू क्लासिसिज्म
डीजनरेटेड, नियो क्लासिसिज्म डीजनरेटेड मतलब बिगड़ गया, इनटू द कन्वेंशनल सेट ऑफ रूल्स, परंपरागत कन्वेंशनल माने सेट ऑफ रूल्स माने नियमों के प्रयोग, ठीक है, नियमों के प्रयोग, परंपरागत नियमों के प्रयोग से ये बिगड़ गया इसका स्वरूप। एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और बनावटी भाषा के कारण बिगड़ गया, क्लियर, क्योंकि अपने हिसाब से आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज करने लगे, शब्द को चेंज करके, ठीक। देन इट्स ओन, ठीक है, एली, तब इसका अपना, एली माने होता है साथी, एलाई में साथी, रीजन माने तर्क, और तब इसका अपना साथी तर्क डग इट्स ग्रेव, ने ही अपनी कब्र को खोद दिया, ने ही अपनी कब्र को क्या किया, खोद दिया, क्लियर, मतलब वो भी समाप्त हो गया, क्लियर। इस तरह से ये था न्यू क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिकल के बारे में पूरा ऑल अबाउट, क्लियर। तो हमारे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके बाद जो है हम आपको अगले मतलब कि पार्ट में बताएंगे। आज अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के पास तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना।